स्वागत है आपका फिर से अपनी स्टडी चैनल में। आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि हमने 11वीं क्लास के मनोविज्ञान के चैप्टर शुरू कर रखे हैं साइकोलॉजी के, और हमने कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जो था व्हाट इज़ साइकोलॉजी। उसके 3 वीडियो थे मित्रों, तीनों पार्ट्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम 11वीं क्लास की साइकोलॉजी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे मित्रों। अब आप सोचेंगे हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा है। देखिए, सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है वो बेसिकली हमारे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का मानव व्यवहार पर यानी कि ह्यूमन बिहेवियर पे पढ़ने वाले इफ़ेक्ट से रिलेटेड हैं, जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स में इतना नहीं आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैंने जो भी सी टेट या रीट आर टेट का पेपर ले लीजिए, टेट का पेपर ले लीजिए, यूपी टेट, एच टेट, केवी, एनवीएस, नवोदय विद्यालय, ठीक है, या दिल्ली पब्लिक स्कूल का सिलेबस ले लीजिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड के सिलेबस को लेके चल के, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ के चैप्टर्स उठाए हैं। तो पहला चैप्टर था मित्रों मनोविज्ञान क्या है, जिसमें हमने ये देखा कि मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं, ठीक है, मनोविज्ञान की श्रेणियाँ क्या है, मनोविज्ञान जीवन को कैसे प्रभावित करता है, मनोविज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है। और इस यूनिट में हम जो रीट की हमारी पहली इकाई है, ठीक है, आर्ट एट की, कि मानव विकास क्या है, विकास कितने पहलुओं से रिलेटेड है, समृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे मित्रों। और आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज करके बीच बीच में अपने नोट्स बनाते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट लाइनें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी, और कुछ ऐसे चीज़ें भी निकल के आएंगी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये पूरा चैप्टर जो है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजी का 4th चैप्टर है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक का। और इसमें मित्रों अगर हम देखें तो टोटल 22 पेज हैं। तो इसके 2 वीडियो बनेंगे मित्रों, एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2। हम हाफ हाफ करके दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो शुरू कर देते हैं। आप देखें विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले तो हम विकास डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, विकास का जीवन पर्यंत तक परिप्रेक्ष्य क्या रहता है, समृद्धि यानी ग्रोथ क्या है, विकास परिपक्वता क्रम विकास कैसा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विकास का संदर्भ क्या है, समग्र दृष्टि में अगर देखा जाए तो विकास क्या है, प्रसव पूर्व क्या होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें मित्रों हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए विकास का अर्थ क्या है मित्रों। देखिए विकास के अर्थ को अगर हम देखें मित्रों तो विकास एक व्यापक शब्द है मित्रों। देखिए 2 चीज़ होती हैं। अगर हम किसी बालक को देखते हैं तो बचपन में जो होता है उसका शरीर का आकार कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांसपेशियाँ ग्रोथ करती हैं, उसका शरीर ग्रोथ करता है, वो बढ़ता चला जाता है और एक सीमा तक जाकर, ठीक है, यानी कि हम कह दें कि किशोरावस्था के बाद उसकी शरीर का यानी प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था के बाद उसके शरीर का विकास होना बंद हो जाता है, उसका शरीर पूर्णतः विकसित हो जाता है। परंतु ये केवल ग्रोथ से रिलेटेड वर्ड होता है मित्रों। विकास का तात्पर्य पूर्ण परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वे विकास में आती है, संज्ञानात्मक, ठीक है। तो मित्रों विकास जो होता है उसका अगर हम पूर्ण अर्थ देखें तो विकास का अर्थ केवल दैहिक प्रक्रिया से नहीं होता है। दैहिक प्रक्रिया मतलब शारीरिक वृद्धि से नहीं है। शारीरिक वृद्धि एक समृद्धि है, एक ग्रोथ है जिसे मापा जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है। पर विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है, जो सतत रूप से चलती रहती है। विकास के अगर हम सिद्धांत पढ़ेंगे, मैं आपको विकास के सिद्धांत भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी हम पहले यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए मित्रों विकास के बारे में अगर हम देखें तो एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से विकास जो होती है वह गर्भधान से शुरू होता है और गर्भधान से शुरू होकर ये जीवन के अंतिम तक पड़ाव तक चलता रहता है। वृद्धावस्था की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धावस्था में कई चीज़ों का ह्रास होता चला जाता है, ठीक है मित्रों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैविक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक है, सभी इससे रिलेटेड होती हैं और समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं को भी इसमें लिया जाता है मित्रों। अब देखो विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य क्या है, मतलब जीवन में अगर हम विकास को देखें तो क्या कहेंगे, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए पहले पॉइंट में ही आपके पास एक चीज़ निकल के आ जाती है। ये एक तरीके से हम इसकी विशेषताएं भी देख रहे हैं, यानी कि गर्भधान से लेकर वृद्धावस्था तक विकास निरंतर चलता है मित्रों। जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की बहुत प्रक्रिया होती हैं। लाइक आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास होता है और घनिष्ठ संबंध बनते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है मित्रों विकास बहुदिशा होती है, यानी विकास एक ही दिशा में नहीं होता है मित्रों, विकास कई सारी दिशाओं में होता है, ठीक है, कई आयामों को प्रभावित करता है, ठीक है मित्रों।
जैसे दौड़ना, है ना, गति करना इत्यादि सभी चीज़ें जो होती हैं इससे रिलेटेड होती हैं। चौथा पॉइंट देखिए मित्रों, विकास अत्यधिक लचीला होता है, संशोधन योग्य होता है। अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास के परिमार्जनशीलता पाई जाती है। यद्यपि इस लचीलेपन से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। देखिए मित्रों, व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने विकास में परिवर्तन कर सकता है। वो चाहे तो अपनी इच्छाओं को परिवर्तित कर कर खुद के विकास में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखें कि विकास ऐतिहासिक दिशाओं से भी प्रभावित होता है। उदाहरण, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव है वो आज के 20 वर्षीय अनुभव के व्यक्ति से बहुत अलग है। पुराने समय में जो विद्यालयों की दशा थी, वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते थे, वहाँ जो शिक्षार्थी पढ़ते थे, उनके जो मनोभाव थे, उनकी जो संवेगात्मक स्थिति थी, उनकी जो मानसिक स्थिति थी, वो आज के विद्यार्थियों से बिल्कुल ही अलग है। तो आप देखेंगे ऐतिहासिक चीज़ें जो होती हैं वो भी इसे प्रभावित करती हैं। शैक्षणिक विद्या में एक महत्वपूर्ण सरोकार है समाजशास्त्र, तंत्रिका तंत्र, ये सभी जो होते हैं मित्रों इससे प्रभावित करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, समृद्धि, विकास, परिपक्वता तथा क्रम विकास। समृद्धि से हमारा तात्पर्य होता है ग्रोथ से, जो कि एक मापन योग्य इकाई होती है। विकास, डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य होता है गुणात्मक इकाई से। यानी अगर आप देखें तो ग्रोथ कहीं ना कहीं विकास का एक भाग होती है, डेवलपमेंट का एक भाग है, ठीक है। लेकिन विकास एक व्यापक शब्द होता है जो निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली बहुदिशा आयामी प्रक्रिया होती है, ठीक है मित्रों। अब परिपक्वता की बात करते हैं। तो देखिए परिपक्वता का क्या मतलब होता है, जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं। यानी परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानता उस आनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होती है जो हमारी समृद्धि, विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। देखिए यानी कि परिपक्वता जो होती है वो एक निश्चित मतलब कि और एक निश्चित निर्धारित क्रम के और इंगित करते हैं मित्रों। क्रम विकास की बात करें तो देखिए इवोल्यूशन की बात करते हैं, प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को कहते हैं। प्राकृतिक चयन, विकासवादी प्रक्रिया, ठीक है। तो जीवन रक्षा तंत्र, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, प्रजनन, ये क्रम विकास की प्रक्रिया होती है मित्रों। देखिए आनुवांशिकी, अगर वंशागत की बात करें तो आनुवांशिकी में हमने पढ़ रखा है कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो माता पिता से अथवा पितृपक्ष मातृपक्ष से, ठीक है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और यही जो लक्षण होते हैं, ये जो जीन होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण हैं, ये ही किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए मित्रों, अगर एक और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इसमें परिस्थिति एवं संदर्भ दोनों की बात कर रहे हैं। संदर्भ के अंतर्गत तो आता है उसका वंशानुगत रूप, जो उसे वंशानुगत यानी कि अपने माता पिता से, अपने मातृपक्ष पितृपक्ष से मिलने वाली जो विशेषताएं होती हैं, या भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक चीज़ें हैं, है ना, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि सम्मिलित होते हैं। परिस्थितियों से मतलब होता है, देखिए हमारा जैसे परिस्थितियों से हमारा मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी कि एक बालक को, ठीक है, माता पिता की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है ना, और उसको मतलब एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, या उसको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो वो उसकी परिस्थिति होती है। लेकिन एक विद्यार्थी जो होता है जिसके माता पिता पूर्ण तरीके से संपूर्ण है और उसको हर तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, तब वो सफलता को प्राप्त करता है। तो दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, ठीक है, और दोनों की ही परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनकी सफलताओं के पाने के तरीकों में भी अंतर आ जाता है मित्रों, ठीक है। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। देखिए विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं, है ना, कि जैसे वातावरण हो जाता है। आनुवंशिक चीज़ें तो प्रभावित करती ही करती हैं, वातावरण प्रभावित करता है, परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं, घर का माहौल, ठीक है, आस पड़ोस, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, क्योंकि संस्कृति भी कहीं ना कहीं विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। विद्यालय जहाँ पर बालक सीख रहा है वहाँ का वातावरण, मित्र मंडली, टोली का वातावरण, ठीक है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं। अगर हम परिवेश की बात करें, जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में आप देखेंगे
इसे ध्यान देखिए, इसमें लिखा हुआ है परिवेश का प्रभाव क्या होता है। देखिए, परिवेश से हमारा मतलब होता है कि किस तरीके का माहौल बालक को प्रदान किया जा रहा है। मान लीजिए एक बालक अंतर्मुखी है आनुवांशिकता के आधार पर, यानी माता पिता से उसमें जो जीन संचरित हुए हैं उसके आधार पर वह अंतर्मुखी है, वो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है। लेकिन अगर हम उसे इस प्रकार का परिवेश दें कि हम उसे बहिर्मुखी लोगों के साथ रखें, सामाजिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रखें, तो धीरे धीरे उसमें बहिर्मुखता थोड़ी बहुत ही आने लग जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ, मैंने ये कहा कि एक बालक जो है उसके छोटे कद के जीन युक्त हुए हैं व्यक्ति के साथ, अगर मैं उसे लंबे कद के व्यक्तियों के साथ रखूं और उसे मैं इस तरीके का पोषण दूं जो उसका कद बढ़ा सके, ठीक है, तो भी हम उसके अंदर इस तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकते कि उसका कद लंबा हो जाए। यानी कि कुछ हद तक विकास के कुछ चीज़ों को, कुछ पहलुओं को परिवेश संबंधित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन सभी पहलुओं को प्रभावित कर दे ये बात हम नहीं कह सकते मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर एक यहाँ लिखा हुआ है सेंड्रा स्कार 1992 का मानना है कि अपने बच्चे को माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवांशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता अगर बुद्धिमान है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि बच्चों के साथ बुद्धिमानी की बात करेंगे। अगर उन्हें पढ़ने में रुचि है तो वो बालकों को पढ़ने की पुस्तकें प्रदान करेंगे, जिसके कारण बालक को शुरू से ही वो परिवेश मिलेगा कि उसको पढ़ना है, ठीक है, एक पढ़ने का माहौल मिलेगा, तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि माता पिता को नृत्य में रुचि है या गायन में रुचि है, ठीक है, या अभिनय में रुचि है, तो जो बालक है उसको उसी तरीके का परिवेश मिलेगा। शुरू से ही वो वही चीज़ें देखेगा अपने घर में, आस पड़ोस में, इवन अपने माता पिता में, तो वो भी वही चीज़ करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वो उनकी आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, हम एक और बात करते हैं। यहाँ पर यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, ये यूरिन ब्रॉनफेनब्रेनर ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास परिस्थितिक परक दृष्टिकोण का अध्ययन किया और इसका एक निरूपण दिया। देखिए मित्रों, ये चित्र आप देख रहे होंगे, इसमें अगर आप किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो एक लघु मंडल सबसे पहले वो किससे प्रभावित होता है, वो अपने परिवार से, विद्यालय से, साथी सहयोगियों से, धार्मिक परिवेश से, इन सब से प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने माता पिता के जो मित्र हैं, ठीक है, जनसंचार के माध्यम है, या माता पिता जिस कार्यस्थल पे वर्क कर रहे हैं उससे भी वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर माता पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो बालक या बालिका को जो भी छात्र हैं उनको उनके साथ जाना पड़ेगा, नए माहौल में ढलना, उसके साथ सामंजस्य करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वृहत्य मंडल में अगर हम बात करते हैं अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड, हमारी संस्कृति, हमारा धार्मिक परिवेश, ठीक है, हम किस तरीके के चीज़ों को अपना रहे हैं, वो सब चीज़ें बालकों को प्रभावित करती हैं, ऐसा यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने कहा है मित्रों, ठीक है। वैसे ये देखें, ये जो चीज़ है ये हमारे विकास में इतना नहीं पूछी जाती है। यहाँ से आपको एक तो विकास के जितने भी सिद्धांत हैं वो याद रखने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बताऊँगी। मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि विकास एक व्यापक शब्द है। विकास किसी तरह से वृद्धि से निर्भर नहीं करता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। विकास परिवेश पर निर्भर करता है लेकिन कुछ हद तक निर्भर करता है। सभी चीज़ में पूर्णतः, अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में आता है विकास पूर्णतः परिवेश पर निर्भर करता है, ठीक है, या विकास कुछ हद तक परिवेश पर निर्भर करता है, तो कुछ हद तक परिवेश पर निर्भर करता है, ये हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा। और हम ये डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट तो हमें सीधे सीधे गाइड में मिल जाते हैं। तो देखिए मित्रों, जब भी हम पॉइंट सीधे सीधे पढ़ते हैं तो हमें उन्हें रटना पड़ता है, पर हम जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस एनसीईआरटी बुक में, इस चैप्टर में हमें कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे परिवेश को समझाने की बात आई तो वहाँ हमें 2 उदाहरण मिले, ठीक है, कि हम अंतर्मुखी जो व्यवहार होता है जीन से जो आया है उसको परिवेश से बदल सकते हैं, पर छोटे कद के जो जीन होते हैं उसको परिवेश से बदल नहीं सकते हैं। ये बात हमें शायद गाइडों में नहीं मिल पाती, तो काफ़ी डिटेल हमें मिलती है, कहीं ऑथेंटिक डेटा मिलता है, इसलिए हम यहाँ से ध्यान दे रहे हैं। देखिए, एक्सोमंडल की बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कार्यस्थल से रिलेटेड होता है ना मित्रों। तो इस तरीके से ये प्रभावित होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चे के पारिस्थितिकी को 2 सकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है। ऊपरी एवं अधिक दृश्य परतों के अंतर्गत पर घर, विद्यालय, ठीक है, समूह आदि आते हैं,
और दृश्य ऊपरी परतों के बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उसे देखें। घर है, उसमें उसकी क्षमता से रिलेटेड बात आ जाएगी, है ना। अधिक लोगों का रहना, प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध साधन होना, है ना। अगर बालक जो होता है वो एक, आप बात करें कि एक हम बात कर लेते हैं, एक ऐसे परिवार में रहता है जो संयुक्त परिवार है, तो वो बहुमुखी परिवार प्रवृत्ति का होगा, सामाजिक प्रवृत्तियाँ उसके अंदर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है जहाँ पर दोनों ही माता पिता काम के लिए निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा समाज से हम ये कह दें कि थोड़ा इतना ज़्यादा बहुमुखी प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी, ठीक है। विद्यालय पठन पाठन का स्वरूप, गुणवत्ता, सुविधाएं जो बालक को प्रस्तुत की जा रही हैं। थर्ड पॉइंट में देखें तो बाल्यावस्था, उसके बाद की अवस्था, समूह के साथ की जाने वाली अंत्यक्रिया, गतिविधियों का स्वरूप, ये सभी कारक जो होते हैं वो बालकों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परत की, सेकंड परत की। 2 परतें कही थी। सेकंड परत में आप देखिए मित्रों, सामान्य भौगोलिक परिवेश, इसके अंतर्गत मोहल्ले की सामान्य भीड़ भाड़, जनसंख्या घनत्व सहित घर, ठीक है, खेलने, गतिविधियां, स्थान, सुविधाएं, जाति वर्ग आदि जो होते हैं, और बच्चे को उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, मनोरंजन, ये सभी जो होते हैं बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, ये हमने देखा कि दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय परिवेश में किस तरीके से बताया कि बालक के विकास को क्या क्या प्रभावित करेगा, 2 परतों में प्रभावित करते हैं। अब देखिए, विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि अगर हम देखें, देखिए विकास का वर्णन सामान्यतः अवधि या अवस्थाओं के रूप में किया जाता है ना। कई स्टेजेस होती हैं, हमने स्टेजेस की बात करी है, जैसे हम जिन प्याजे की बात करें तो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है ना। और अगर वैसे सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है, ये हमारी अवस्था आ जाती है। यानी हम कुछ स्टेजेस को लेके चलते हैं जहाँ हम विकास के बारे में अध्ययन करते हैं मित्रों। अगर हम गर्भावस्था की बात करें तो देखिए, एक शिशु गर्भ में 40 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। जायगोट जो होता है वो एक कोशिकीय चीज़ होती है जिसके आगे निरंतर वृद्धि के कारण से, शैल्य विभाजन के कारण से, या कोशिकीय विभाजन जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, उससे जो होते हैं वो एम्ब्रॉय बनती है, और फिर वही एम्ब्रॉय जो होती है वो धीरे धीरे भ्रूण में चेंज हो जाती है, और भ्रूण जो होता है फिर वो शिशु में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अवस्थाएं हैं मित्रों जो इसमें बताई गई थी। अब देखिए, ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसमें सभी अवस्थाओं को लेकर बात करेंगे। अब जैसे कुछ जैसे बालक होते हैं वो गर्भावस्था में माता को अगर रोग है तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हैं तो ये भी आप ध्यान रखिए मित्रों, जैसे जर्मन मिजल्स जिसे कहा जाता है, रूबेला, जननांग में होने वाला हर्पिस, तथा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV नवजात शिशुओं में आनुवांशिक समस्या उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और दूसरा स्रोत है विरूप जनन तत्व। विरूप जनन तत्व क्या होते हैं? विरूप जनन तत्व होते हैं मित्रों मादक पदार्थ, जैसे हीरोइन है, कोकीन है, ठीक है, या किसी अन्य तरीके की ड्रग्स हैं, तंबाकू है, ठीक है, शराब है, मादक पदार्थ हैं। अगर इसका सेवन जो होता है वो माता के द्वारा किया जा रहा है जबकि शिशु गर्भ में है, तो उस समय उससे क्या होता है, विरूप जनन की संभावना रहती है, ठीक है। या हम कहते हैं एक्सरे है ना, ये, या इस तरीके की जितनी भी हानिकारक रेडिएशन या विकिरण होती हैं इससे भी प्रभाव पड़ता है। प्रदूषक भी होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, पारा इत्यादि का भी घर पे प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, हम अवस्थाओं पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। देखिए, शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है मित्रों, और शैशवावस्था में बालक जो होता है वो गत्यात्मक या संवेदी क्रियाओं द्वारा सीखता है, ठीक है। इसमें बालक जो होता है उसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। अगर आप किसी बालक को देखेंगे जो शिशु है, तो उसका जो सर का आकार होता है वो उसके शरीर के आकार की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और वो इस समय एक और बात ध्यान रखिए, पॉइंट आप नोट करते जाएं कि शैशवावस्था जो होती है वो आत्म केंद्रित अवस्था होती है। शैशवावस्था आत्म केंद्रित अवस्था है। शैशवावस्था बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली गति की अवस्था होती है। शैशवावस्था में किसी तरीके का कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है बालक में। शैशवावस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। और शैशवावस्था में बालक का हम ये कह दें कि अधिकतर जो विकास होता है वो इसी अवस्था में, मतलब जो दिमाग का विकास होता है वो इसी अवस्था में अधिकतर
हो जाता है। देखिए वैसे तो हम जो नवजात शिशु होते हैं उसे हम काफ़ी हद तक ये मानते हैं कि ये असहाय है, लेकिन इतना जितना असहाय हम उसे मानते हैं उतना असहाय वो नहीं होता है। ठीक है, वो कई चीज़ों को सुन सकता है। जैसे जन्म से ही बालक जो होता है उसमें कुछ संवेदी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे वो अपनी माता की आवाज़ को पहचान सकता है, वो अपनी माता की आवाज़ एवं अन्य स्त्रियों की आवाज़ में अंतर कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों, क्योंकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। और रीट, सीटेट या एचटेट जो होते हैं उसमें इस तरीके के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जो हमें काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आप बात ध्यान रखें कि नवजात शिशु में ये महत्वता पाई जाती है, ये गुण पाया जाता है कि नवजात शिशु अपनी माता की आवाज़ तथा अन्य स्त्रियों की आवाज़ में अंतर कर सकता है, आवाज़ कहाँ से आ रही है इस दिशा का ज्ञान कर सकता है, किसी चीज़ को चूसना, ठीक है, निगलना अथवा मलमूत्र त्यागने की प्रक्रिया जो होती है वो नवजात शिशु में होती है। ठीक है, और अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में ये बताने में भी सक्षम होता है, यानी कि प्रथम सप्ताह में बताने में सक्षम हो जाता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हाव भावों का अनुकूलन कर सकता है, जीभ बाहर निकाल लेता है, मुंह को खोल लेता है। ये जन्म के प्रथम सप्ताह में होता है मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है पेशे विकास। तो पेशे विकास यानी नवजात शिशु की पेशे क्रियाओं की बात करेंगे। पेशे क्रियाएं यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी हाथ का हिलाना, है ना, या फिर हम ये कहते हैं घुटनों के बल पर चलना या किसी चीज़ का करना, ये सारी पेशे विकास की क्रियाओं के लिए आएगा। अभी देखिए जन्म के वर्ष के साथ पेशे क्रियाएं यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्सेस जो है उसका एक टेबल नीचे आएगा एनसीईआरटी इसी बुक में, जो हम अभी पढ़ेंगे, हम उसमें ध्यान से बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ आधारभूत इकाइयाँ होती हैं। जैसे नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो पहले प्रतिवर्ती अनुकूलन तंत्र की कार्य करते हैं। नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले कुछ प्रतिवर्त जैसे खांसना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना जीवंत पर्यंत बने रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। अब विलुप्त कौन से होते हैं और कितने माह में विलुप्त हो जाएंगे, ये नीचे एक टेबल आ रही है, टेबल नंबर 4.1 यहाँ लिखा हुआ है, उस टेबल में हम ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं शिशु की, तो शिशु धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उसकी मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो परिपक्व होता चला जाता है। ठीक है, उसमें कुछ सूक्ष्म कोशलों का विकास होता चला जाता है ना, और इन सूक्ष्म कोशलों के विकास के आधार पर बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना, दौड़ना आदि सभी चीज़ों को वो करने लगता है। शारीरिक पेशी विकास का अनुक्रम सार्वभौमिक होता है मित्रों, ठीक है, सभी में होता है ये। अब हम बात करते हैं मित्रों संवेदी योग्यताओं की। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जन्म के प्रारंभिक वर्षों में होती है बालकों में, सबसे तेज़ संवेग जो होता है वो उत्तेजना होता है। अब तक आप जान चुके हैं कि नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं होते हैं, मैंने आपको बता दिया जितना हम समझते हैं। ठीक है, वो प्रथम सप्ताह में माँ की आवाज़ को पहचानने लग जाते हैं, दूसरों की आवाज़ में भिन्नता करने लग जाते हैं, मुंह को खोलना, जीभ को बाहर निकालना, जमाई लेना, ठीक है, निगलना, चूसना इत्यादि सभी क्रियाएं वो कर सकते हैं। शिशु कितनी अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए नवजात शिशु कुछ उद्दीपकों जैसे चेहरों को अन्य उद्दीपकों की तुलना में देखना पसंद करते हैं। यद्यपि पसंद जीवन के प्रथम कुछ महीनों में परिवर्तित होती रहती है, जैसा कि नीचे अभी हम टेबल में पढ़ेंगे। अब देखिए प्रौढ़ों की तुलना में नवजात शिशुओं की दृष्टि कम आकी जाती है, इस बात को ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है लगभग 1 वर्ष की उम्र तक दृष्टि लगभग प्रौढ़ों की समान हो जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवजात शिशुओं की दृष्टि 20/20 कब हो जाती है। आपके पास ऑप्शन देते 3 महीनों में, 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए? 1 वर्ष में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1 वर्ष की उम्र तक दृष्टि जो होती है वो नवजात शिशुओं की प्रौढ़ों की दृष्टि के समान हो जाती है। प्रारंभ में नवजात की दृष्टि प्रौढ़ की दृष्टि से कम होती है मित्रों, ठीक है। वर्तमान में ये सहमति है कि वे लाल और सफ़ेद रंगों के मध्य विभेदन करने में सक्षम हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः रंग विभेदन में अपूर्ण होते हैं, ठीक है। और पूर्ण रंग दृष्टि 3 माह की आयु तक विकसित होती है। देखें 20/20 की दृष्टि 1 वर्ष तक, और रंग दृष्टि देखें अगर आप साइंस या विज्ञान विषय से हैं तो आपको पता होगा कि जो रेटिना होती है, रेटिना में 2 सेल्स पाई जाती है, कॉन सेल्स और रॉड सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं वो हम ये कह दें कि मंद प्रकाश में यानी कि डिम लाइट के अंदर देखने के लिए हमें योग्य बनाती है, ठीक है। और जो कॉन सेल्स होती हैं, कौन सेल्स इस बात के लिए हमें योग्य बनाती हैं, हमें एबल करती हैं कि हम अलग अलग रंगों में विभेदन कर पाएँ। तो जो नवजात शिशु होता है उसकी रेटिना की कौन सेल इतनी डेवलप नहीं होती है, लेकिन जन्म के 3 महीना बाद
या जन्म के 3 माह तक उसकी कौन सेल्स डेवलप हो जाती है मित्रों। ध्यान रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन का विस्तार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि पुराने जो नॉर्मल क्वेश्चन आज तक पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आते हैं। अब जब कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है तो हमें भी अपनी हार्डवर्क का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि 3 माह तक कौन सेल्स डेवलप हो जाती है, रंगों में भेद कर पाता है। अब नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं, सुन तो वो जन्म के ठीक बाद ही सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे विकसित होते हैं उनकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार आता जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते में बालक में, नवजात शिशु में इस योग्यता का विकास हो जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है, और साथ ही वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है और अन्य स्त्रियों व अपनी माँ की आवाज़ में अंतर करने लग सकता है, ठीक है मित्रों। अब है संज्ञानात्मक विकास की बात। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे ने 4 प्रक्रिया बताई थी, ठीक है। उन चारों को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम टेबल 4.1 देख लेते हैं। इस टेबल की बात मैंने आपसे ऊपर करी थी जब मैं आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं बता रही थी। प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी पेशीय क्रियाएं, ठीक है, कि नवजात शिशु में कौन कौन सी पेशीय क्रियाएं होती हैं, कौन सी पेशीय क्रियाएं विलुप्त होती जाती हैं और कितने समय में विलुप्त होती हैं। तो देखिए मित्रों, हम थोड़े से टाइम में इनको देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। रूटिंग, गाल को छूने पर सिर को घुमाना। अगर हम किसी छोटे बालक या नवजात शिशु के गाल को छुएंगे तो आप देखना वो अपने सिर को घुमा लेता है, ठीक है, अथवा मुंह खोलता है, ठीक है। आप इस बात को अनुभव करेंगे। ये कब विलुप्त हो जाता है? 3 से 6 महीने में विलुप्त हो जाता है मित्रों। और इस प्रक्रिया को रूटिंग कहा जाता है, यानी किसी छोटे नवजात बालक के गाल को सहलाना जाना की जो प्रक्रिया होती है इसे रूटिंग कहा जाता है। और ऐसा करने पर वो अपने सिर को घुमा लेता है, ठीक है। 3 से 6 माह में ये प्रक्रिया विलुप्त हो जाती है। मोरू, यदि तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी नवजात शिशु के पास में तीव्र शोर करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी कमर को मोड़ लेगा और अपनी भुजा को आगे फेंकेगा, ठीक है। और जैसे कुछ पकड़ रहा हो वो इस तरीके की प्रक्रिया करेगा, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है मित्रों, ये 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाती है। और पकड़ने की बात अगर हम देखें तो बच्चे की हथेली में, अगर आपने किसी छोटे नवजात शिशु की हथेली में अपनी उंगली को रखा हो या किसी भी चीज़ को अगर आप टच करेंगे तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, अपनी उंगलियों में बंद कर लेगा, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है मित्रों, ये 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और ये ऐच्छिक पकड़ से विस्थापित हो जाती है, यानी कि फिर उसकी इच्छा होगी तो वो पकड़ेगा, नहीं होगी तो नहीं पकड़ेगा। लेकिन शुरू में तो भले उसकी इच्छा हो या नहीं हो, आप उसकी हथेली में कुछ भी रखें वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, अपनी उंगलियों को उसके इर्द गिर्द लपटा लेगा। अब होता है बेबिंस्की, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यानी अगर हम तलवे को ठोकें तो पहले पैर की उंगलियां ऊपर जाती हैं और फिर आगे की ओर क्या होती है मित्रों, मुड़ जाती हैं। ये प्रक्रिया बेबिंस्की कहलाती है और ये 8 से 12 माह में होती है। तो देखिए मित्रों, एक बार फिर से देख लें। रूटिंग यानी गाल को छूना, इससे सर हिलाएगा, 3 से 6 माह में लुप्त हो जाएगी। मोरो यानी तीव्र शोर करने पर अपनी कमर को झुकाकर भुजाओं को आगे बढ़ाएगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, 6 से 7 माह में लुप्त हो जाएगी। पकड़ने की क्रिया यानी कि ये एक हम कह दें कि उसकी हथेली पे कुछ भी रख दो, टच कराओ, वो उंगलियों को उसके चारों तरफ लपेट लेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। 3 से 4 माह में प्रक्रिया विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। और तलवे को ठोकने की जो प्रक्रिया होती है बेबिंस्की प्रक्रिया, 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाएगी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट कहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, अब हम अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं देखेंगे कि शिशु में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं मित्रों, तो हम इसे पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं तो पियाजे का मानना है कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था चिंतन की एक विशिष्ट तरीके से प्रभावित होती है, ठीक है, एवं आयु से संबंध होती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि सोचने का अलग तरीका है, न कि सूचना की मात्रा, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। इससे यह भी प्रकट होता है कि आप अपनी उम्र में एक 8 वर्ष के बच्चे की तुलना में क्यों भिन्न प्रकार से सोचते हैं, ठीक है। शैशवावस्था अर्थात जीवन के प्रथम 2 वर्ष, ठीक है, के दौरान बच्चा ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतक्रिया करता है। ऐसे पियाजे ने कहा है कि जन्म के 2 वर्ष यानी शैशवावस्था की अवस्था में बच्चा जो होता है वो प्रथम 2 वर्ष के दौरान
ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतर्क्रिया करता है। ज्ञानेंद्रिय यानी जैसे जीभ है, आँख है, नाक है, कान है, ठीक है, और वस्तुओं के मध्य अंतर्क्रिया करता है। उनको कोई भी चीज़ आप उसको पकड़ाओ वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस संसार का अनुभव करता है। नवजात शिशु वर्तमान में रहता है, ठीक है, जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर होता है। उदाहरण के लिए यदि आप बच्चे के सामने उस खिलौने को छिपा देते हैं जिससे वह खेल रहा था, तो छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अर्थात वह खिलौना नहीं ढूंढेगा, वो मान लेता है कि खिलौना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है, वो अतीत के बारे में नहीं सोचता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन बन के आपके सामने पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे की बात। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे नहीं होते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण उनमें नहीं आ पाता है। यह चेतना या जानकारी जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है का अभाव होता है उनमें। यानी कि अगर कोई वस्तु बालक के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व बना रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम 8 माह की आयु तक धीरे धीरे बच्चे में आते हैं, तो 8 माह की आयु तक क्या होता है, उसमें अगर कोई वस्तु आप उसको खेलते हुए आपने उसको कोई वस्तु दी और वो वस्तु आपने उठा के पीछे छिपा दी, तो वो आपके पीछे आगे उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये मित्रों ध्यान रखना बात, आप शैशवावस्था में 8 माह से पूर्व ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी यानी वस्तु स्थायीकरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। बालक वर्तमान में जीता है, लेकिन 8 माह के बाद अगर आप उसके खेलते हुए किसी वस्तु को खिलौने को छुपा दे तो वो आपके पीछे आके ढूंढने की कोशिश करेगा। शिशुओं में वांछित संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है, यानी कि वो संप्रेषण करने की कोशिश करते हैं। अब इस बात पे देखें, ये रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, और इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन बने थे क्योंकि कुछ गाइड्स में कुछ और दे रखा था, लेकिन ऑथेंटिक एनसीईआरटी को माना गया था और ये आंसर यहाँ है। शिशुओं में वांछित संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है। शिशु 3 से 6 माह की आयु के बीच बबलाने से स्वीकरण का प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रारंभिक भाषा विकास के बारे में हम अध्याय 8 में भी पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ हमने सिर्फ ये बताया कि 3 से 6 माह की आयु तक बालक क्या करते हैं, बबलाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, शब्दों को बोलने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बात करते हैं सामाजिक और संवेगात्मक विकास की। तो शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है। एक शिशु परिचित चेहरों को वरीयता प्रदान देता है, कूकने, किलकारियाँ मारने, खुश होना, माता पिता के साथ रहना, है ना। 8 माह की आयु तक अधिक गतिशील हो जाता है, अपनी माता के साथ रहना पसंद करता है, दूसरे नए चेहरों को देखकर, डरावने चेहरों को देखकर डर जाता है, अपनी माँ की गोद में आकर फिर से खुशी का अनुभव करता है ना, और मुस्कुराहट या आलिंगन से भाव प्रदर्शन करता है। तो ये एक अटैचमेंट कहलाती है, यानी एक आसक्ति कहलाती है। अब देखिए एक प्राचीन अध्ययन जो अभी हम बाद में उदाहरण लेंगे, उससे पहले हम टेबल नंबर 4.2 देख लेते हैं मित्रों। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं। ये जिन पियाजे की प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे। देखिए संवेदी प्रेरक अवस्थाएं, यानी कि जब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों और वस्तुओं के बीच में अंतर्क्रिया करता है, ये होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्थाएं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, बालक प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, यानी बालक में किसी चीज़ को देख लिया है तो वो वस्तु का स्थायीकरण कर लेगा, ठीक है, यानी उसके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाएगी, ठीक है, वो होता है पूर्व संक्रियात्मक। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित कर पाता है। जैसे मान लीजिए आज अगर कोई नवजात शिशु है, ठीक है, या वो 2 वर्ष की आयु में, आप उसके सामने जलेबी की बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 से 7 वर्ष का बालक है, उसने कभी तो जलेबी देखी होगी। अब आप उसके सामने नाम भी लेंगे तो उसके मस्तिष्क में उसका विचार बनना शुरू हो जाएगा, अच्छा जलेबी ऐसी होती है, ठीक है। तो ये कार्य होता है पूर्व संक्रियात्मक। याद रखें क्योंकि ये मिलान करने में भी आ जाता है, इनकी उम्र भी याद रखें, ठीक है, जो आयु दी हुई है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होता है मित्रों। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है वो मूर्त घटनाओं से संबंध से युक्ति संगत करके तर्कना करना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवलन मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। कहने का मतलब ये है कि वो अगर उसके सामने कोई चीज़ उपस्थित है तो वो उसे समझाने में कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर हम 2 वर्ष तक के बालक की बात करते हैं और हम उसको बाहर मार्केट में जूस पिलाने ले जाते हैं, ठीक है, और उसे 2 गिलास दिए जाते हैं, एक गिलास चौड़ा है, एक गिलास लंबा है, ठीक है। हालांकि दोनों गिलास जो होते हैं, जो गिलास चौड़ा है और जो गिलास लंबा है, दोनों में समान जो मात्रा में जूस आता है, पर फिर भी वो जो बालक होता है वो बड़े गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता है क्योंकि उसमें इस बात की समझ नहीं है अभी
ठीक है, उसमें ये तर्क करने की या वस्तु को देख कर इस चीज़ को समझने की क्षमता नहीं है कि ये जो वस्तु है ये इसमें समान मात्रा है। लेकिन ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक जब बच्चा होता है तो वो इस चीज़ को समझ जाता है मित्रों, लेकिन अभी भी उसमें अमूर्त प्रक्रिया उत्पन्न नहीं हुई है। उसके सामने किसी चीज़ को रखने पे वो समझ पाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक यानी मूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष की आयु में आता है मित्रों। किशोर तर्क का अनुप्रयोग करता है, अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ आती हैं। शिशु ऊपर जो मैं उदाहरण दे रही थी इसमें आप देखेंगे मैंने ये बताया कि इसमें एक बंदर का शिशु था जिसे जन्म से कुछ दिन बाद ही उसकी माता से अलग कर दिया गया और एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में क्या किया गया कि कुछ शिशुओं को तो तार से बनी हुई माता ने जो थे भोजन उपलब्ध कराया, कुछ शिशुओं को कपड़े से बनी हुई माता ने भोजन उपलब्ध कराया। तो थोड़े दिनों बाद ये देखा गया कि बालक जो होते हैं वो कपड़े से बनी हुई माताओं से ज़्यादा स्नेह रखते हैं। रीज़न ये था कि क्योंकि वो उसको छू पाते हैं, उसका संपर्क कर पाते हैं। तो भोजन आवश्यक नहीं है कि उसे कौन भोजन दे रहा है, आवश्यक ये है कि वो किस चीज़ से संपर्क रख रहे हैं। आपने देखा होगा जो छोटे शिशु होते हैं उन्हें अपने कंबल से, अपने खिलौने से बहुत स्नेह होता है, ठीक है, तो उसे बांटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चलकर वो चीज़ें अलग होती जाती हैं और वो उससे आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए एरिन एरिक्सन की बात करते हैं। 1968 में जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, यानी कि अटैचमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, ये एरिक्सन ने कहा है। इधर उन्होंने एक अवस्था की बात करी है, विश्वास अथवा अविश्वास। यहाँ हम 8 अवस्थाएं पढ़ेंगे एरिक्सन की आगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि शैशवावस्था में विश्वास बनाम अविश्वास उनमें जाग जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर माता पिता जो होते हैं स्वतंत्र विचारों के हैं, वो बालक के साथ स्नेह रखते हैं, उसे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो बालक जो होता है वह स्नेह का अनुभूति करेगा, उसे विश्वास बनता रहेगा, ठीक है। और इस तरीके के बालक जो होते हैं वो मजबूत आधार प्रदान हो जाता है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं सुरक्षित और लगाव के प्रति। लेकिन ऐसे माता पिता जो असंवेदनशील हैं, ठीक है, जो असंतोष प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे बालक जो होते हैं उनमें आत्मसंदेह की भावना विकसित हो जाती है। वो माता पिता के दूर जाते ही चिल्लाते हैं, भय की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। समझिए मेरी बात। तो इस तरीके से भी उनकी अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। अब ये थी शैशवावस्था मित्रों। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। तो देखिए बाल्यावस्था में विकास की गति जो होती है थोड़ी मंद हो जाती है, ठीक है। और बाल्यावस्था को अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था जो होती है वो एक अनोखा काल कहा गया है मित्रों। सीखने का आदर्श काल जो होता है वो शैशवावस्था होती है, और अगर हम अनोखे काल की बात करें तो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में बालक जो होता है उसकी जो शरीर की प्रक्रिया होती हैं वो जो गति जो हम ये बात कर रहे थे विकास की गति वो मंद पड़ जाती है शैशवावस्था की तुलना में, पर उसकी क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं, उसमें नैतिकता का विकास होता चला जाता है, अच्छे बुरे की अवधारणा सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास भी उसमें शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास की बात करते हैं मित्रों। तो देखिए शारीरिक विकास 2 क्रम में होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए एक तो होता है विकास मस्तिष्क को अधोमुखी विकास, यानी शीर पदाभिमुख, ठीक है, कहने का मतलब सर से पैर की ओर, ठीक है। अगर आप देखेंगे किसी बालक को, किसी नवजात शिशु को, तो उसका सर सबसे बड़े आकार का होता है, ठीक है, और धीरे धीरे जो होता है उसकी शरीर होता है। अगर वो आगे बढ़ता है तो ठीक है, आप देखेंगे कि सबसे पहले वो सर को आगे की तरफ झुकाता है ना, उसके बाद फिर वो घुटनों को आगे बढ़ाता है, कमर को मोड़ता है ना। तो इस तरीके के विकास को जो होता है वो शीर्षो पदाभिमुख विकास कहा जाता है। समीप दूराभिमुख विकास क्या होता है, यानी प्रोक्सोडोमिस्टल। इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये केंद्र से लेकर बाहर के सिरों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अंदर से ले, मतलब हम ये कह दें कि धीरे धीरे वस्तुओं पर पहुँचने की, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए मैंने हथेली की बात करी तो हथेली से शुरू हुआ और उंगलियों पर जाके ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम का क्वेश्चन भी यही था कि हथेली से उंगलियों तक होने वाले विकास को क्या कहेंगे, तो समीप दूराभिमुखी विकास कहलाता है मित्रों ये, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, पेशी विकास की बात करते हैं। तो पेशी विकास क्या होता है, बाल्यावस्था में प्रारंभ में वर्षों में स्थूल पेशी कौशलों के अंतर्गत भुजाओं पैरों का उपयोग करना, विश्वास उद्देश्यपूर्ण ढंग से परिवेश में घूमना फिरना, ठीक है, धीरे धीरे आता जाता है, ठीक है। फिर सूक्ष्म पेशी कौशल आते जाते हैं। सूक्ष्म पेशी कौशल होते हैं उंगली निपुणता, नेत्र हस्त समन्वय, यानी कि हाथ के हिलाने के साथ साथ नेत्रों का अभिनय करना, यानी कि हाथ के साथ साथ नेत्रों का
उसके साथ अनुकरण करवाना, ये सारे जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं मित्रों। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक क्रियाओं में विकास, स्मृति करना, किसी चीज़ को याद करना, ठीक है, स्मरण करना, या हम ये कहते हैं गणितीय संक्रियाएं करना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है मित्रों। आपने देखा होगा कि व्यक्ति वृक्षों, कुत्तों, घर आदि को निरूपित करने के लिए बच्चा रूपरेखा चित्र बनाते हैं, प्रतीकात्मक विचार में संलग्न रखने की कोशिश करते हैं, मानसिक संसार को विस्तृत करने में सहायता होती है ना। और अहिम केंद्रवाद अर्थात बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण में देखते हैं, है ना, चिंतन करते हैं, सभी चीज़ें उन्हें सजीव लगती हैं। इस काल में, पूर्व संक्रियात्मक काल में, सभी चीज़ों को सजीव मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए निजी वस्तु में जीवन की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए यदि दौड़ता हुआ समय बच्चा फिसल कर सड़क पर गिर जाता है तो वो जीववादी चिंतन का प्रदर्शन कर यह करेगा कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि वो मान रहा है कि सड़क एक सजीव वस्तु है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चे एक सजीव प्रतीकात्मक आचरण बना लेते हैं, ठीक है मित्रों। देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हम देखेंगे 4 से 7 वर्ष की आयु के साथ साथ ऐसा होता है। ऐसे प्रश्नों को ये जानने में सहायता करती हैं कि चीज़ें जिस रूप से हैं वैसे ही हैं क्या। पियाजे ने इसे अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था कहा है। यानी कि इस बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है मित्रों। अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था क्या होती है, कौन से काल में होती है? ये होती है पूर्व बाल्यावस्था में, या पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 से लेकर 7 वर्ष की होती है। उसमें से भी 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था जो होती है मित्रों, वो अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था होती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें। लगभग 4 से 7 वर्ष की आयु ऐसी होती है जिसमें बालक सजीव कल्पना करता है, और सजीव कल्पना के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है बालक सजीव कल्पना कब करता है, तो आप बताएंगे 4 से 7 वर्ष की आयु में होता है। ऑप्शन होगा अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इसमें देखें, आप ध्यान दें। इसमें आपको बताया गया है कि आयु वर्ष के बारे में बताया गया है कि 3 वर्ष में उछलना कूदना करता है प्रारंभ, ब्लॉक बनाना, तर्जनी अंगूठे की सहायता करना। 4 वर्ष की उम्र में पहेलियाँ बनाना शुरू कर देगा। 5 वर्ष की उम्र में तेज दौड़ेगा, प्रतिस्पर्धात्मक आनंद लेगा, और सूक्ष्म पेशीय करना शुरू कर देगा, सूक्ष्म पेशीय गति करना शुरू कर देगा, ठीक है मित्रों। तो ये हमारे 11 पेज थे। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पियाजे की सारे जो 4 संक्रियाएं थी, जिसमें हमने संवेदी 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये होती है मित्रों 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की, ठीक है मित्रों। फिर मैंने आपको बताया कि 4 से 7 वर्ष जो होती है वो अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था होती है, ठीक है। और एक हमने बात करी कि 3 से जो बालक होता है 3 से 6 माह का बालक, वो बलबलाना शुरू करता है। शैशवावस्था की हमने बात करी। तो जो भी चीज़ें मित्रों आप इसे ध्यान दें, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया उनको नोट कर लें, और आगे का वीडियो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। अब दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहेंगे। धन्यवाद।